तो आज हम पढ़ेंगे पहले फर्स्ट, देखिए मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, तो इससे मैंने आपको बताया था रिएक्शन दो तरह की थी आपको। एक बताई थी आपको मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक बताई थी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। याद है? तो बताएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? सर जो एक स्टेप में हो जाती है। गुड। जो यस रिएक्शन क्या सर। होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, उनको बोलते हो यस आप सर। एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो भाई, नंबर ऑफ मल्टी स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, उसको बोलते हो क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे ए से बी जाना है, तो ये क्या है? सिंगल स्टेप मान लो, तो ये क्या हो गई आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। बट अगर मुझे ए से ई जाना है तो कैसे जाओगे भैया? पहले बी जाओगे, फिर सी जाओगे, फिर डी जाओगे, फिर ई जाओगे भाई। तो ये जो स्टेप है ये क्या है? एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्री रिएक्शन को मिला के बनी है ना भाई। तो वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं या जिनमें बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, उसको बोलते हो क्या आप? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो। क्लियर आता है भाई? यस सर। तो आपकी एलिमेंट्री यस सर। रिएक्शन के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट, चाहे वो आयन की फॉर्म में हो, चाहे एटम की फॉर्म में, चाहे मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, रिएक्ट करते हैं, उसी को बोलते हो आप मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं जो आपस में कोलाइड करके रिएक्शन बना रहे हैं, उनको बोलते हो आप मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बोले क्लियर है कि नहीं आता? यस सर। तो लिख लीजिए एक बार, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है? The number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction is called molecularity of the reaction. Okay? यस सर। तो आपके पास जो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस हैं उनको बोलते हैं मोलिकुलर रिएक्शन, जो भी सिंगल स्टेप में होती है। एग्जांपल दिखा दो आपको। जैसे के पास है, अगर मैं एनसीईआरटी दिखाऊं, अगर लोगों के पास एनसीईआरटी का पास है तो एनसीईआरटी खोल लो भैया, जहाँ पे लिखा होगा एग्जाम्पल है ना 4.4, उसके नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 4.4 के नीचे लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 4.2.4। यस सर। आप लोग हमें स्क्रीन आ रही है बच्चों? यस सर। जो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज
कौन से हो गए, एटम्स हो गए, आयंस हो गए या मोलिक्यूल्स हो गए. टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. जैसे एग्जांपल दिखा रहा है, अगर आपकी रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हो क्या आप, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. The reaction can be unimolecular when one reacting species is involved. For example, decomposition of ammonium nitrate. जब आप अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करते हो भाई, NH4 NO2 को बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट. क्या मिलता है भाई मुझे, N2 मिलता है प्लस वाटर मिलता है. तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है बच्चों, 1. तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी आपकी, 1. क्योंकि ये रिएक्शन क्या है आपकी, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रही है. तो कितनी होगी भाई मोलिकुलरिटी, 1 होगी नहीं होगी. Yes, sir. ऐसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 होती है, क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को या आप लोग, यूनिमोलिकुलर. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है स्नेहा, Yes, sir. प्रियांशी क्लियर है बेटा यहाँ तक. Yes, sir. सेकंड देखिए इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बाई मोलिकुलर. तो नाम से वो समझ में आना चाहिए भाई. सर 2 होता जिसका. इसमें दो रिएक्टेंट हो उनको बोलते हैं बाई मोलिकुलर. तो लिखा हुआ है बाई मोलिकुलर reaction involves simultaneously collision between two species. For example, dissociation of hydrogen cyanide or hydrogen iodide. 2Hi plus H2 2Hi gives H2 plus I2. अगला लिखा है ट्राई मोलिकुलर या टर मोलिकुलर. तो जिसमें क्या हो भाई, 3 तीन रिएक्शन. आपके पास रिएक्टेंट हो जो साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं. तो कितने हो गए यहाँ पे, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों, नहीं हुआ. Yes, sir. अब यहाँ पे एक वर्ड Yes, यूज हो रहा है sir. भाई, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है हर बार. क्या हो रहा है भाई, साइमल्टेनियसली कोलिजन. तो मुझे बताओ, अगर आपके मॉलिक्यूल में बढ़ाते जाऊंगा तो क्या आपके मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर पाएंगे क्या इकट्ठे. माना एक था पहले, No, चलो sir. उसमें वो बॉल से टकरा गया, 2 थे आपस में टकरा गए, No. 3 थे टकरा गए आपस में. अब जो 4 हैं, ऐसा क्या बहुत ही कम चांस होंगे कि चारों एक साथ टकराएंगे एक दूसरे से. तो वही कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली क्या होगी बेटा, बहुत स्मॉल होगी. Yes, sir. तो कह रहा है आपकी जो मोलिकुलरिटी थी मैंने कहां तक होती है, वो 3 तक ही मांगे चलते हैं. मैंने बहुत ही रेयर कैसे होते हैं, ये 4 पे पहुंच जाते हैं, बट मिनिमम मैक्सिमम 3 तक पहुंचते हैं. Hence, reaction with the molecularity 3 are very rare and slow to proceed. अगर 3 वाली भी होगी तो वो क्या है, बहुत कम होती है और वो स्लो होती है. ठीक है भाई. Yes, sir. अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं भाई, अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप हो रही होती तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं आपस में, 10. तो क्या 10. पॉसिबल है कि 10 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर जाएंगे. No, sir. तो मतलब ये रिएक्शन जो हमें दिख रही है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती. क्या होगी भाई ये, कॉम्प्लेक्स. Complex. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मोलिकुलरिटी के बारे में बात नहीं करते हैं. ठीक है. Yes. Yes. इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी भैया, ये नंबर ऑफ स्टेप्स में ही होगी, हाँ, sir. और उन स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होता है भाई, वही क्या होता है आपका, Yes, sir. क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है कौन सा स्टेप बोलते हैं उसको आप, Sir, reaction. नहीं बताया था, Sir, rate determining step. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं. वहीं से क्या निकालते हो आप, Order. ऑर्डर ऑफ Order. रिएक्शन निकालते हो. याद है, भूल गए, Yes, sir, याद है. कहाँ याद है, भूल गए तो. सर वो RDS तो देखिए क्या रहा है, it is therefore evident that complex reaction involve more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step. यहाँ पर था, this reaction which apparently seems to be 10th order is actually कौन सा order की भाई,
सेकेंड ऑर्डर की है, क्यों? क्योंकि जो स्लो स्टेप होगा इसका, उसमें क्या होंगे, सिर्फ आपके पास 2 ही रिएक्टेंट होंगे, इसलिए ऑर्डर कितना है भाई? सेकेंड ऑर्डर है। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन? बताओ भाई, कौन सा स्टेप कंट्रोल करता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन? स्लो वाला। स्लो वाला। Because the question can be answered if we go through the mechanism of reaction. For example, chances to win the relay race competition by a team वो डिपेंड करता है उनमें सबसे slowest person कौन होता है. Similarly, the overall rate of the reaction is controlled by the slowest step, और उसी को बोलते हो क्या? Rate determining step बोलते हो. ठीक है भाई? Yes, sir. तो उसमें जो भी आपके रिएक्टेंट होंगे वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है. ठीक है बच्चों? तो यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे 3 पॉइंट रखे हैं, वो तीनों पॉइंट रट डालेंगे, कुछ खास नहीं है. क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. दोनों में फर्क क्या, ये पूछेगा वो आपसे. ठीक है भाई? ओके Yes, sir. तो देखिए, तो पहला पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है बच्चों, है ना. इट कैन बी जीरो हो सकती है, इवन क्या थी भाई ये, फ्रैक्शन भी हो सकती है, बट मोलिकुलरिटी कभी भी आपकी जीरो और नॉन इंटीजर हो सकती है क्या? नो सर। आपका मोलिक्यूल क्या है, या तो पूरा टकराएगा या टकराएगा नहीं, ये थोड़ी कि आधा टकराएगा, है ना भाई. यस सर। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. ये आपकी जीरो भी हो सकती है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है, बट मोलिकुलरिटी आपकी कभी भी जीरो और नॉन इंटीजर नहीं हो सकती है. ठीक है स्नेहा? यस सर। हर्ष क्लियर है? हर्ष? Yes, sir. हर्ष? हर्ष क्लियर है? प्रियांशु क्लियर है? यस सर। अनम? यस सर। सेकंड पॉइंट हम बात करें भाई, हमने कहा था जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आप एलिमेंट्री रिएक्शन में निकाल सकते हो और कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हो, लेकिन जो मोलिकुलरिटी होती है भाई वो किस निकलती है? ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप से निकलती है बस खाली. तो क्या लिखा है, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वेयर एज मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। And last and the third point is कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है भाई, उसका जो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो वो कौन से स्टेप से निकालते हो? सर स्लो स्लो जो तो है। स्लो स्टेप से Slowest निकालते हो. तो भाई जो स्लो स्टेप की मोलिकुलरिटी होती है और जो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होंगे, आपस में सेम होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लो स्टेप एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई इसको क्लियर ना हुआ भाई? कोई है सो क्लियर ना हुआ यहाँ तक, बता दीजिए. तो क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कर लेंगे आप लोग. यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सामने, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखा हुआ है. मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने कर लिया था वो होमवर्क? हाँ सर। ठीक है. Yes, sir. तो अगली हेडिंग है आपके सामने, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो समझ लो भाई. कह रहा है आप जो
रेट निकाल रहे थे रिएक्शन का, रेट लो, वो इक्वल टू क्या था भाई, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई था। अगर आपकी कोई रिएक्शन है Yes, ए sir. प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट्स, और आपका जो ओवरऑल रेट था रिएक्शन का वो क्या था भाई, माइनस डी आर बाई डी टी होता है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या बोलते हो आप, इंस्टंटेनियस रेट बोलते हो। Yes, sir. और ये आप कैसे निकालते हो भाई, स्लोप से निकालते हो, याद है। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम, ये रिएक्शन का स्लोप, और इस पॉइंट पे रेट निकालते हो स्लोप से निकालते हो। तो जो आप रेट स्लोप से निकाल रहे हो, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल पाते हो आप। No, sir. तो आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे तो आपका जो ऑर्डर आएगा क्या वो एग्जैक्ट आ पाता है क्या, No, sir. नहीं आ पाएगा। मान लो ऑर्डर एग्जैक्ट आ गया तो क्या क्या आप के एग्जैक्ट निकाल पाओगे वहां से, नहीं निकाल पाओगे। तो कह इन सबको दूर करने के लिए हमने क्या, जो भी आपका रिएक्शन का रेट था उसको इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद जो भी इक्वेशन आती है उसको बोलते हो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हो। ओके, देखिए एक बार, Yes, we sir. have already noted that concentration dependence of rate is called differential rate equation। जो मैंने ये लिखी थी कौन सी, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, ये क्या आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है कि नहीं है, Yes, sir. लिखा हुआ है। इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, क्या है ये हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता है कि आप इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करो, क्यों, एज इट इज मेजर कैसे, बाय डिटरमिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट टी इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट, है ना भाई। Yes, sir. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लो, जिसके से क्या होगा, आपका जो रेट लो है वो निकालने में डिफिकल्टी होगी, एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, आपको निकालने में डिफिकल्टी आएगी। बोलो है ना। Yes, sir. In order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation। तो हम क्या करते हैं, differential rate equation जो ये वाली थी इसको आप इंटीग्रेट करते हो टू गिव अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंट डेटा, जो आपके पास मेजर एक्सपेरिमेंट डेटा है उससे आप डायरेक्ट रिलेट कर सको, दैट इज कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट्स। ओके, Yes, sir. तो लिखा हुआ है Yes. नेक्स्ट, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट, क्या जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है। तो हमें सिर्फ दो के लिए पढ़नी है, एक जीरो के लिए पढ़नी है और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़नी है। क्या लिखा है, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर, वी शैल डिटरमाइन दिस इक्वेशन ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हमें पढ़ना है, लिखिए हेडिंग अब, लिखिए हेडिंग, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। पहले पढ़ेंगे आप जीरो ऑर्डर के लिए, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है भाई, चलिए मान लो मेरे पास कोई, मेरे Yes, पास एक sir. रिएक्टेंट है ए, वो क्या दे रहा है, आपका प्रोडक्ट दे रहा है, लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्या होगी भाई वो, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, ए की पावर कितना होगा बच्चों, जीरो होगा, Zero. क्योंकि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो है। बोले क्लियर है कि नहीं है। Yes, sir. हाँ भाई, कोई डाउट किसी को है तो? No, sir. तो यहाँ पे चलेगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया भाई, के आ जाएगा, Yes, sir. डी टू ले जाओ के पास Yes. और माइनस साइन को मिल जाओ, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बोले क्लियर आता,
Yes, sir. अब लिखेंगे आप इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो बताएंगे भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है भाई? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई बताओ? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ बच्चों? H square upon 2. 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो इसका क्या होता है फिर? Yes, sir. Yes, sir. बताओ बच्चों, किसी को बताए तो। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है भाई? x ही होता है, ठीक है। ओके, Okay, Yes, sir. sir. तो ये क्या बन गया आपका भाई? है ये बन गया आपका a बन गया, ये बन गया माइनस के, कांस्टेंट था तो के बाहर जाएगा इंटीग्रेशन के, dt बन गया प्लस क्या बन जाएगा cc, क्या आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है भाई। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. बाकी क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? Sir, ये प्लस थीटा से आया। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में कांस्टेंट आता है, साथ में उसको प्लस से बोल देते हैं, ठीक है। अभी आपने इंटीग्रेशन करा नहीं क्या आप लोगों ने? मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं करा क्या था आप लोगों ने? बोलो। Yes, sir. चलिए, कह रहा है when टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तो क्या उस समय आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी बच्चों? No, sir. तो उस समय जो भी आपका a की वैल्यू होगी वो क्या होगा भाई? a नोट होगा। a नोट क्या है आपके पास? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बोलिए है ना? Yes, sir. जब टाइम आपके पास कितना होगा भाई? 0 होगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, आपके पास a का अमाउंट क्या होगा? a नोट के बराबर होगा। a नोट क्या है मेरा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मान लिया अपने इक्वेशन 1 मान लिया इसको अपने, सब्स्टिट्यूट above values in equation 1। तो जब आपने टाइम कितना पुट किया है? 0 पुट किया है, तो a क्या बन गया आपका? a नोट बन गया। तो यहाँ तक बस क्या आ गया? a नोट इक्वल टू c आ गया बच्चों। इसको Yes, आपने sir. सेकंड मान लिया, तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। आपने सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दिया तो सी के लिए क्या रहेगा? ए नोट आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो ये आपके इक्वेशन बन रही है किसकी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, जो किसकी इक्वेशन होती है? Straight line. Straight line. तो Straight ये line. क्या है आपके पास? यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या आपके पास टाइम है, स्लोप क्या है भाई? नेगेटिव है, क्या है? माइनस के है। और जब इस स्लोप को मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा तो जहां जाके y को टच करेगा दैट पॉइंट इज ए नोट, है ना भाई? बोलिए। Yes, sir. तो ये टच यहाँ पे कर रहा है, वो क्या हो गया आपका? ए नोट हो गया। यहाँ से तो क्या कहलाएगा आपका पूरा ये पूरा ए नोट कहलाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाइए किसी बीच में, ए और ए नोट के बीच में बना लेंगे, तो ए और टी के बीच में। बोलिए। Yes, sir. सबको क्लियर है ग्राफ कैसे आया? तो स्लोप डाउनवर्ड क्यों आया? क्योंकि आपका स्लोप क्या था? नेगेटिव था, है ना भाई? देखिए, आपने Yes, वाई sir. पे क्या लिया? ए लिया। एक्स पे क्या है? टी है। स्लोप क्या है? नेगेटिव है, क्या है भाई? माइनस के। और जहां जाके ये मैच करेगा इसको, वो पॉइंट क्या लाएगा आपका? वहां तक
ए नोट कहलाएगा आपका ओरिजिन से। तो ये स्लोप पूछ लेगा कि फॉर जीरो ऑर्डर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए वर्सेस टी। ए के आपके पास कंसंट्रेशन और टी के आपका टाइम। दूसरा पूछ लेगा कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट और ए का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? जीरो ऑर्डर का रेट ए पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? जीरो ऑर्डर का रेट क्या ए पे डिपेंड कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा है, क्योंकि ए की बार कितना है? जीरो है, मतलब आपका रेट क्या है? ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, उससे इंडिपेंडेंट है। तो कैसे आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है भैया तक? यस सर। Yes, sir. अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आपके पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट आ गया, के टी को इधर ले जाइए तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए बाई के। तो आपके पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों? 4 वेरिएबल्स हैं। Yes, sir. कोई भी 3 क्वेश्चन में दे देगा, चौथा पूछ लेगा। आपको बोलेगा इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया है, के की वैल्यू ये है, बताओ कितना टाइम लगेगा फॉर जीरो ऑर्डर। कर लेंगे? Yes, sir. आपको sir. टाइम दे देगा, के दे देगा, इनिशियल दे देगा, पूछेगा फाइनल कितनी है, निकाल लेंगे। Yes, sir. तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले आज से ये समझ लो सारी सारी, ठीक है? तो ये Okay. फॉर्मूला याद रखेंगे, किसके लिए फॉर्मूला है भैया? दिस इज फॉर्मूला फॉर जीरो Zero ऑर्डर order. ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में अपने 2 ग्राफ पढ़े हैं अभी। एक पढ़ा है रेट वर्सेस ए, एक पढ़ा आपने ए वर्सेस टी। ठीक है? Yes sir. Sir. ए क्या है आपका? कंसंट्रेशन है, ठीक है? तो अपने ग्राफ कैसा पढ़ा है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़ लिया है, ठीक है? फॉर जीरो ऑर्डर। Yes, ध्यान से sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. राधिका क्लियर है? Yes, sir. हर्ष क्लियर है? यस सर। ये बीच में कहाँ ले गया तुम? नो सर। मैंने आवाज मारी थी, 10 आवाज मारी थी, आया नहीं क्लास में। हाँ दूर बोलिए। Sir, A not final ए नॉट concentration. इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल। Yes sir. ए फाइनल है, जब टाइम जो भी टाइम आएगा फाइनल टाइम। Yes sir. चलिए भाई, अब नेक्स्ट सेकंड लिखिए आप लोग। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन या रेट लो फॉर कौन सा ऑर्डर भाई? First. First order. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो भाई देखिए, स्टार्टिंग अगेन वही करेंगे हम। सबसे पहले ये समझना है कि किसका डेरिवेशन आ सकता है फर्स्ट वाले का। ठीक है? ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आप लिखोगे रेट, लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, है ना भाई? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी भाई? रेट Minus DA by माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ए की पावर 1 होगा बच्चों। Yes sir. तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका रेट वर्सेस ए का, तो भाई जो रेट है वो क्या है? ए के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बच्चों? Yes, sir. ग्राफ कैसे आएगा? बिल्कुल आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा आपका। कहाँ से? ऑरिजिन से, ठीक है? Yes sir. जबकि उसका ग्राफ कैसा था? उसका बिल्कुल पैरेलल था एक्स एक्सिस के, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा था ए पे रेट उसका। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, लिख सकते हैं इसको आप कि डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। कर सकते हो भाई इसको रीअरेंज करके। डी टी को उधर ले गए और ए को नीचे ले आया और माइनस साइन चेंज कर दिया आपने, ठीक है? तो आगे लिखेंगे आप इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों के इंटीग्रेशन कर दी, क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई
हेलो, गुड होल्ड रखना चाहिए। हाँ भाई, तो इंटीग्रेशन बहुत सारे करेंगे तो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो बताइए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है भाई, पता है आप लोगों को कुछ? नहीं पता, वो लिख लीजिए फिर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स होता है आपका एल एन एक्स होता है। डी एक्स बाई एक्स क्या होता है आपका, एल एन एक्स होता है, ठीक है। तो ये Yes, क्या देगा भाई sir. आपका, एल एन ए हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, Yes, sir. इज इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा दोबारा ये, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या था, एक्स था, प्लस सी आ जाएगा। बोलो यहाँ तक डाउट किसी को? Yes, sir. Yes, sir. अनम No, क्लियर है? sir. Yes, अनम sir. देखोगे व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, अगेन क्या होगा भाई, ए किस और होगा, A naught. और ये क्या है आपकी Initial इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो भाई लिख दीजिए आप, सब्स्टिट्यूट above वैल्यूज इन इक्वेशन वन। तो आपका क्या बन जाएगा ये, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी, कितना है भाई, जीरो, प्लस सी। तो आपके पास सी कितना देगा यहाँ से, एल एन ए आ जाएगा भाई। Yes, Yes. sir. तो फिर again कर दीजिए सब्स्टिट्यूट इक्वेशन टू इन वन। तो क्या बन जाएगा, के पास बन जाएगा एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। बोले क्लियर कि नहीं है? Yes, sir. तो अगेन Yes, इक्वेशन होंगी sir. जब किस की कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बन रही है बच्चे इक्वेशन। Yes, sir. तो अगर मैं प्लॉट करूं किसको, एल एन ए वर्सेस टी, तो स्लोप बचा अभी भी क्या है आपका, डाउनवर्ड स्लोप है अभी भी, क्योंकि माइनस के है। Yes, sir. और जहां पे ये कट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, एल एन ए नॉट कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो स्लोप बनता है किसी चीज में बनेगा, वो एल एन ए वर्सेस टी बनेगा या लॉग वर्सेस टी बनेगा, लॉग दिखाऊंगा मैं आपको। तो मेरे समझ में इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. कोई ऐसा क्लियर ना हो था भाई, तो बोले यहाँ तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एक बार कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, फिर बढ़ते हैं इसके बाद आगे। क्लियर सर। ओके।
चलिए बढ़िया आगे। Yes, sir. देखिए इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको। आपने भी एक लिखा है ये ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या ln ln a नॉट। naught. A0. अब ये लिख लेंगे कि जो ln x होता है इट इज इक्वल टू होता है 2.303 log x के बराबर होता है। ln x की वैल्यू होती है 2.303 ऑफ log x, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें देख सकते हो भाई इसको आप 2.303 log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log a नॉट। बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. फिर आप डिवाइड कर दीजिए 2.303 से दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा log a इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 प्लस log ए नॉट। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? ही Yes, sir. हाँ भाई, सब क्लियर है? था Yes, sir. कोई से क्लियर ना हो या तो कोई बता दो। कोई है जिसको क्लियर ना हो यहाँ तक? चलिए, तो अगेन आपकी क्वेश्चन होगी ये कौन सी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप क्या करोगे? आप प्लॉट करोगे यहाँ पे क्या? log a वर्सेस t। तो स्लोप अभी भी क्या है आपका? नेगेटिव है, बट पहले क्या था? माइनस के था, अब क्या है भाई? माइनस के बाई 2.303 है। और पहले ln वर्सेस t था, अब log a वर्सेस t है, ठीक है। और वहां पे जो इंटरसेप्ट था वो ln a नॉट था, अब क्या है? log a नॉट है। बोले क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? Yes, sir. किसी डाउट है? पूछ लेना तो डाउट है तो। चलिए, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अब आगे जाइए, इसी बताइए। कह रहा है सेकंड केस हम बात करते हैं। कह रहा है ln a इक्वल टू क्या आपके पास? माइनस के टी प्लस ln a नॉट है। तो अगर आप के टी को इधर ले आइए तो के टी प्लस में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो उसको भाई ऐसे ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू के टी। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. तो log a बाय log b बताया था आप लोग क्या होता है भाई? log a माइनस log b क्या होता है आपका? log a बाय b होता है। Log. Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या बन जाएगा आपका? ln a नॉट बाय a इक्वल टू क्या बन गया भाई? के टी बन जाएगा। Yes, sir. बोलो क्लियर कि नहीं आता सबको? Yes, sir. तो ये अगेन इक्वेशन होंगी आपकी कौन सी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो भाई यहाँ पे c कुछ नहीं है, तो c कितना 0. होगा? 0। Zero. तो मतलब कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बिल्कुल ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है क्यों? Yes, Yes, sir. sir. और स्लोप क्या पॉजिटिव के है भाई, तो आपका स्लोप कैसे आएगा? अपवर्ड आएगा। तो ये हो गया ln a नॉट बाय टी, और ये स्लोप ऐसा आएगा बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा स्ट्रेट, ठीक है। Yes, sir. और ये क्या होगा आपका? प्लस का के होगा आपकी बात। पहले क्या था? माइनस के था जब आपने ln a वर्सेस t किया था जब आपने, तब माइनस के था। आपने ln a नॉट बाय a किया है तो प्लस टी बन गया, ठीक है भाई? बोलिए है ना? Yes, sir. Yes, sir. और आप इक्वेशन डाल लेंगे, जहां मैं लिखा वहां इक्वेशन डाल लेंगे भाई आप लोग। इसको डाल लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3 डाल लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ये डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 5। सी को अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो कह रहा है यूजिंग इक्वेशन 5, यहाँ पे ये ln है, इसको अगर मैं लॉग में करूंगा कितना हो जाएगा भाई? ये 2.303 लॉग हो जाएगा बच्चों ये। Yes, sir. इजिकल टू क्या हो गया? के टी हो गया। तो आप 2.3 को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा log
A naught by is equal to KT by 3. हेलो, हाँ भाई, तो आपके पास ये हो जाएगा, ये तो ये अगेन इक्वेशन होगी आपकी कौन सी, y इज इक्वल टू mx प्लस c बन जाएगी बच्चों। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, log a नॉट बाई ये t हो गया, स्लोप अभी भी क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, और वो क्या होगा, k डिवाइड बाई 2.30 हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, इसमें sir. टोटल 5 आपके पास ग्राफ्स हैं। ठीक है, एक ग्राफ आपका हो गया रेट का वर्सेस ए का, एक हो गया आपका ln वर्सेस टी, एक हो गया log a वर्सेस टी, एक हो गया ln a नॉट बाय a वर्सेस टी, एक हो गया log a बाय a नॉट बाय a वर्सेस टी। ठीक है भाई, Yes, sir. बोलो किसी डाउट है यहाँ तक। यहाँ तक किसी डाउट है। No, sir. No, sir. चलिए फिर ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। अरे बोलो भाई, किसी डाउट है यहाँ तक तो। No, sir. नो सर। ये No, sir. इसको ही लेंगे आप, ये हो गया आपके पास 6 नंबर हो गया। ठीक है, और इससे आप इक्वेशन बनाएंगे, वो इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि वो अगर आपने वो इक्वेशन याद कर रखी है तो आपका लक अच्छा हुआ, पूरा चैप्टर आपको नहीं आता बट ये इक्वेशन आपको आती है, ये वाली। अगर मैं ऐसे टी निकालूंगा क्या आएगा भाई, वो ये आएगा 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई, ये आएगा नहीं आएगा। Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पे लिख लीजिए, आपके पास ए नॉट के आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या तो इसको आप लेट ए भी मान सकते हो, स्मॉल ए भी मान सकते हो, और जो आपके पास ए है वो क्या है भाई, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। तो याद रखना भाई, वो क्या होता है, जितना आपका रिएक्ट कर गया है उसको माइनस करेंगे ए में से, तो वो लेफ्ट होता है। तो एक्स वाला पार्ट क्या है आपका, जितना रिएक्ट कर गया है, और ए पार्ट क्या था के पास, इनिशियल था। तो जो बचा वो होता है आपका ए। ओके,
तो इसको आप लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग, ऊपर आ जाएगा a, नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स। ओके, Yes, sir. तो ये याद करेंगे आप। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको करने होंगे, उनको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को। यहाँ तक डाउट करके पूछ लो अभी तक। No, sir. प्रियांशी समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? Yes. स्नेहा, स्नेहा है नहीं है? है तो इसने आपकी आवाज नहीं आ रही। राधिका, Yes, sir. प्रियांशी और प्रियांशु, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. अनम, Yes, sir. हर्ष। Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट लेसन लिखिए आप, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, तो नाम से कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को भाई? Yes, sir. बताइए क्या होता है? वो टाइम जब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा पार्ट रिएक्ट कर गया हो या आधा पार्ट बचा हो, उसको बोलते हो आप हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, Yes, sir. Yes, लिख sir. लीजिए। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced to half of its original value is called half life period, half life period of the reaction। ठीक है भाई, जब ओरिजिनल का आधा पार्ट क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया हो, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। बोलो क्लियर कि नहीं? Yes, sir. हमें सब Yes, क्लियर है? sir. चलिए, तो हमें पढ़ना है हाफ लाइफ। पढ़ना किसके लिए भाई? एक तो पढ़ना है किसके लिए, पहले जीरो ऑर्डर के लिए, फिर पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो लिखेंगे आप भाई, फॉर जीरो ऑर्डर आपने पढ़ा था T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई के, पढ़ा था पीछे भी आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. और हाफ लाइफ को नोट करते हो भाई, टी हाफ से नोट करते हो। ठीक है, हाफ लाइफ का सिंबल है ये टी Yes. हाफ। तो कहता है जब आपके पास ए कितना हो जाए भाई, इनिशियल का आधा हो जाए, उस समय जो भी टाइम होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? हाफ लाइफ। Half. ठीक है, जब आपके पास इनिशियल का आधा पार्ट रिएक्ट कर गया हो या आधा पार्ट बचा हो, उस समय जो भी टाइम होगा उसको बोलेंगे क्या? हम टी हाफ बोलेंगे। तो आपके पास जो टी हाफ आएगा भाई, वो क्या आएगा? ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू हो जाएगा बच्चों। Yes, sir. तो Sir. आप एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 2a0 माइनस ए नॉट बाई टू क्या हो जाएगा? जो टी हाफ आएगा फॉर Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा? और जीरो ऑर्डर ए नॉट बाई टू के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, बोलिए। sir. तो आप बोल सकते हो फॉर जीरो ऑर्डर half life period is directly proportional to the initial concentration। है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ वर्सेस ए नोट का, तो कैसा आएगा भाई? ऐसा आएगा, और स्लोप क्या होगा ये आपका? 1/2 के होगा। होगा नहीं होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इंटरसेप्ट है यहाँ पर,
सी पार्ट है आपके पास यहाँ पे बच्चों ऊपर इक्वेशन में? नो सर, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? और से स्टार्ट नो होगा। सर, और टी हाफ को आप 0. एक साथ प्लॉट कर रहे हो तो Yes, 1 बाय जो 2k बचा वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका m बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। ठीक है, बोले क्लियर सबको या नहीं है? Yes, sir. तो फॉर जीरो ऑर्डर टी Yes, हाफ sir. इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, Yes, sir. Yes. किसी को डाउट है यहाँ तक? No, sir. तो कॉपी कर लीजिए टी हाफ जल्दी, फिर मैं बताता हूँ। फर्स्ट को बता देता हूँ, फिर कॉपी करना। तो लिखिए टी हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो आप लोगों ने बताया भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया आप लोगों ने क्या? t इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग ए नॉट बाई, है ना भाई? Yes, sir. तो जब आपका a क्या बन Yes, जाएगा? sir. a नॉट बाई 2, तो टी क्या बोलोगे आप? टी हाफ बोल दोगे। तो टी Yes. हाफ इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग, ऊपर क्या है भाई? a नॉट, नीचे क्या आ जाएगा? a नॉट बाई 2। ये कैंसल, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा बच्चों, Yes, sir. बाई के इंटू कितना आ गया? पॉइंट, सॉरी, लॉग 2 आ गया। और लॉग 2 के लोग को बताई थी मैंने कितनी थी? 0.3010. 0.3010। इसके इंटू कर दो आप, तो टी यहाँ क्या जाएगा? 0.693 बाई के। किसके लिए आया? फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया। बोलो क्लियर कि नहीं है? तो आप बोल सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। है कि नहीं है भाई? टी हाफ में कहीं भी ए नोट लिखा रहा है भाई Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर के लिए? No, sir. तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, Sir. टी हाफ वर्सेस ए नोट, कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। Yes, sir. तो याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ ग्राफ आपका ये होता है। और अभी हमने पढ़ा कि फॉर जीरो ऑर्डर आपने पढ़ा क्या अभी? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोट, है ना भाई? फॉर फर्स्ट ऑर्डर Yes, sir. आपने पढ़ा टी हाफ इज इंडिपेंडेंट Independent. ऑन ए नोट। तो बताइए फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? पहले के डायरेक्टली, दूसरे में इंडिपेंडेंट, तीसरे में क्या आएगा फिर भाई? Directly. हाँ, Inverse. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो याद रखेंगे, सामने लिख लेंगे आप टी हाफ इज इक्वल टू, और टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस ए। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Sir. क्लियर है? डाउट से पूछ लो, डाउट है तो। No, sir. सर वैसे क्वेश्चन तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएंगे ना बस? बट पूछ सकता है आपसे सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ और ए नोट रिलेशन क्या है, ये पूछ सकता है एक बार। बस ये पूछ सकता है डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ये पूछ लेगा आपसे। और ये तो जो फर्स्ट सेकंड है मेनली आपके लिए क्या है? सीबीएसई के लिए है। अगर बाई चांस आपसे आईआईटी जेईई के जो एंट्रेंस एग्जाम दोगे या नीट एग्जाम दोगे तो वहां तो पूछ सकता है आपसे 100%। ठीक है, यस सर। तो ये नोट करना है आपको। हाफ लाइफ पीरियड का नोट कर लो, करना है तो आपको, या स्क्रीनशॉट ले लो। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ले लो और हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी ले लिया। Yes, sir. और फॉर फर्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के ऊपर नुमेरिकल करेंगे। ठीक है, Okay, sir. ओके बच्चों, Okay, sir. चलिए Yes, sir. ओके, बाय बाय।
बाय।